नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दंगल का। उद्धव ठाकरे की सरकार को अपने खिलाफ कुछ भी सुनना पढ़ना गवारा नहीं है। बीते कुछ महीने से आलोचनाओं के निशाने पर आई महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से यही संदेश दिया कि अगर उसके खिलाफ किसी ने जुबान खोलने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मुंबई में कल कुछ ऐसा ही हुआ। उद्धव ठाकरे पर एक कार्टून सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करने वाले नेवी के एक पूर्व अफसर को शिवसेना के कार्यकर्ताओं या कहिए गुंडों ने सरेआम पीटा। इस हमले में उस बुजुर्ग की जान भी जा सकती थी, लेकिन मुंबई पुलिस को यह मामला इतना मामूली लगा कि रात में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को आज सुबह थाने से ही जमानत भी दे दी गई। आरोप लग रहे हैं कि उद्धव सरकार अपने लोगों को बचा रही है। बीजेपी ने इस मामले को तूल देते हुए आज मुंबई पुलिस के खिलाफ धरना और प्रदर्शन भी कर दिया, जिसमें इस पूर्व नेवी अफसर के परिवार के लोग भी शामिल थे। पहले आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे आज दंगल में कौन कौन मेहमान हमारे साथ। नेवी के पूर्व अफसर मदन शर्मा के साथ ये सलूक करने वाले 6 के 6 शिवसेना कार्यकर्ता 24 घंटे में ही कानून से फुर्सत हो गए। खुलेआम गुंडागर्दी करने वालों को थाने से ही जमानत मिल गई। कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देकर 5-5 हजार के बॉन्ड पर सभी आरोपी आजाद कर दिए गए। रिटायर्ड नेवी अफसर का परिवार कह रहा है कि सब कुछ सत्ता और खाकी की मिली भगत है। इंसाफ नहीं मिलता जब तक वो अरेस्ट नहीं होते हैं तब तक। नाराज है कि जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया और छोड़ दिया गया, ये नहीं होना। उनको अरेस्ट भी किया गया और छोड़ भी दी गया, और अभी मुझे पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, अटैक भी कर सकते हैं। मदन शर्मा के समर्थन में पूर्व सैनिक संघ भी उतर आया है। संघ के लोग आज मदन शर्मा के परिवार से मिलने पहुंचे तो उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने परिवार के साथ ज्वाइंट सीपी के दफ्तर के बाहर धरना दिया। मुंबई पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि सत्ता के दबाव में उसने जानबूझकर एफआईआर में गंभीर धाराएं शामिल नहीं की। ये पूरा मैच फिक्सिंग है, मतलब बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए पुलिस ने इस प्रकार से उनको छोड़ दिया। और जब आप सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो अंदर ट्रेसपास किया है। 452 तो ऑटोमेटिक लगता है। पुलिस ने इमीडिएटली इसमें 6 आरोपियों को अरेस्ट किया है। 325 जिसमें ग्रीवियस हर्ट होती है हाथ और लात से मारने से, वो सेक्शन सीरियस सेक्शंस लगा है। लेकिन इसमें जो बेलेबल सेक्शन होने की वजह से और कोविड की सिचुएशन की वजह से मैंडेटरी है कि बेल देना है। शिवसेना की गुंडागर्दी के शिकार मदन शर्मा फिलहाल अस्पताल में हैं। उनकी हालत स्थिर है। उम्मीद है कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन एक पूर्व सैनिक के सम्मान पर लगी चोट जल्द भरने वाली नहीं। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। पूर्व सैनिक संघ इस मामले को लेकर सीएम से मिलने की तैयारी में है। कल महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन भी किए जाएंगे, लेकिन एक पूर्व सैनिक का सम्मान शिव सैनिकों के जूतों तले रौंदे जाने के बावजूद उद्धव ठाकरे खामोश हैं। मुंबई से सौरभ अख्तानी और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम होंगे, जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ आ गए हैं किशोर तिवारी, शिवसेना के नेता हैं, और हमारे साथ आ गए हैं रवि श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक हैं, शिवसेना के समर्थक माने जाते हैं। हमारे साथ आ गए मेजर रिटायर्ड जीडी बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और हमारे साथ हैं संगीत रागी, आरएसएस से जुड़े, वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं। लेकिन इनसे बात शुरू करें उसके पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व नेवी अधिकारी मदन शर्मा से बात की है। पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा का हालचाल जाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, मदन शर्मा वो हैं जिन पर शिव सैनिकों ने हमला किया था, जिन्होंने व्हाट्सएप पर एक कार्टून फॉरवर्ड किया था और जिसके जवाब में यह कहा जाता है कि शिव सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया और अभी वो अस्पताल में भर्ती हैं। किशोर तिवारी जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है सर, कोई ट्वीट करता है तो उसका घर तोड़ देते हैं, कोई व्हाट्सएप करता है तो उसकी आंख फोड़ देते हैं।
भूल गए क्या आप सरकार में आप लोग? देखिए, अब रोहित जी, आप सदृढ़ चर्चा के लिए जाने जाते हैं। मैं एक बात बता दूं, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भी उनके कार्यकर्ताओं के इस प्रकार के कामों से कई बार वो नाराज होकर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उद्धव जी ने भी ये स्पष्ट किया है कि उन्होंने जब कंगना जी आई तब भी कहा था कि किसी ने भी कानून हाथ में लेना नहीं चाहिए, और उनकी स्पष्ट भूमिका है कि जब तक शिवसेना सरकार का हिस्सा है तब तक मेरी जवाबदारी है, और ये शिवसेना की अधिकृत भूमिका नहीं है, समझ लो ना। दूसरा क्या हुआ कि शिवसैनिक थोड़े बेचैन है क्योंकि कंगना जी ने बहुत ट्वीट किए और भाजपा उस पर राजनीति कर रही थी। अब क्या हुआ, अरे उद्धव उद्धव बोले जा रहे हैं, फिर कुछ उस पर काउंटर एक्शन भी हुए हैं, ये सब निंदनीय है। अब जो शर्मा जी को मारा गया ये तो बहुत गलत है, और हमारी सरकार की भूमिका है, और 325 अवेलेबल है तो बेल हो गई। मैं आपके माध्यम से शर्मा जी के परिवार को अश्योर्ड करता हूं कि उनको सुरक्षा चाहिए तो वो भी देंगे, लेकिन जो शिवसैनिक इस प्रकार का भाई इसे कहते हैं कि उग्र हो जाना या कानून हाथ में लेना, ये पार्टी के लाइन के बाहर है। अब तुम इसके बाद बोलेंगे कि माजी सैनिकों का भी अपमान है, ये है, हमें भी दुख हुआ ना। देखिए क्या है, अभी लॉकडाउन में सब लोग खाली है, तो जो भी चीज आती है फॉरवर्ड करते हैं। अब वो फॉरवर्ड करना, अश्लीलता भी फॉरवर्ड करना, व्यंग्य भी फॉरवर्ड करना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हम भी परेशान है। अभी बीजेपी का आईटी सेल है ना, आपकी पूरी बात सुन ली। तुम्हारे मेरे कार्यक्रम का मीन निकाल के मैंने आपकी पूरी बात सुन ली, भेजा रहा है और गंदी गालियां लिख रहा है। किशोर जी आप टीवी पे आते हैं, मैं टीवी पे आता हूँ, ये संबित पात्रा टीवी पे आते हैं, इवन जीडी बख्शी टीवी पे आते हैं, सबको गाली देती है पब्लिक। एक पार्टी की आईटी सेल फॉरवर्ड करती है बना के, दूसरी पार्टी की आईटी सेल गाली देती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जीडी बख्शी अपने हथियार लेके किसी के घर चले जाएं कि तुमने ऐसा व्हाट्सएप फॉरवर्ड क्यों किया जो मेरे बारे में था? चले जाएं उसके घर पे, मारने लगे उसे, जूते मारे, आंख फोड़ दें किसी की, या मैं किसी के घर जाके मारूं? आप ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता बेचैन है क्योंकि कंगना ने कुछ ट्वीट कर दिया उद्धव ठाकरे के खिलाफ और किसी ने तू तड़ाक बोल दिया उद्धव ठाकरे के खिलाफ, तो कार्यकर्ता बेचैन है तो किसी के घर जाके पीटने लगेंगे? अरे भाई मैं समझदार हूं, मुझे कितनी भी गालियां देंगे, संदीप पात्रा चैनल पे देंगे, तो मैं क्या जीडी बख्शी तरीके सम्मानीय व्यक्ति को कुछ बोलूंगा? संबित पात्रा तरीके सम्मानीय व्यक्ति को कुछ बोलूंगा? ये कार्यकर्ताएं कोई एक बहुत बड़ी कमांड में थोड़ी रहते, राजकीय पक्ष में। सर कार्यकर्ता वही होता है किशोर जी, आप तो पुराने शिव सैनिक लगते हैं मुझे, अनुभवी आदमी है। कार्यकर्ता वही होता है जो पार्टी के अनुशासन में रहता है, जो अनुशासन में नहीं रहता वो कार्यकर्ता नहीं कहलाता, वो गुंडा कहलाता है। या तो बोलिए कि ये गुंडे हैं जो शिवसेना के नाम पे ऐसा कर रहे हैं और शिवसेना इनसे संबंध नहीं रखती है, हम माफी मांगते हैं इसके लिए कि ऐसे लोग हमारी पार्टी में आ गए। एक मिनट, रोहित जी बोलिए ना, सुन रहा हूं सर। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मैं अनकंडीशनल एपोलॉजी देता हूं शर्मा जी को, और कल माजी सैनिक संघ के लोग हमारे मुख्यमंत्री को मिल रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी अपनी संवेदना उनको देंगे। मामले को तुल बीजेपी दे रही है, राजनाथ सिंह तरीके सीनियर व्यक्ति भी इसमें कूद जाते हैं, किरीट सोमैया तरीके सीनियर व्यक्ति कूद जाते हैं। क्या यूपी में ऐसा होता है तो करते हैं क्या? यूपी में तो सरेआम पत्रकारों की हत्या कर देते और नाइंसाफ लोगों को मार डालते। तब आप लोग करते हैं ना सर? फिर तब आप लोग करते हैं, तब आप लोग करते हैं फोन, तब आपकी पार्टी वाले फोन करते हैं। अब मसला यह है सर कि कंगना रनौत का मामला हुआ, आपके नेता ने गाली दी, आपने टीवी पर बैठकर कहा बड़ा गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगले दिन उन्हीं नेताजी ने जस्टिफाई कर दिया, अरे नोटी गर्ल होता है हमारे यहां, इसको आप गाली क्यों कह रहे हैं? आज गुंडों ने मारा, आप बैठ के अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे रहे हैं। कल को आपकी पार्टी का दूसरा बड़ा नेता जो सरकार चला रहा है वो बैठ के कह देगा हम तो मारेंगे ऐसे, जैसे आज सामना में लिख दिया कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर लोगे तो देख लो क्या होगा। फिर उस अपॉलॉजी का क्या करें जो आप दे रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार की भावना नहीं है वो अपॉलॉजी की। आप ही सब डिसाइड कर लेंगे।
एक तो मुझे बुलाया, मैंने सरकार का वर्जन दे दिया। पहली बात, मैं कुछ डिसाइड नहीं कर रहा हूं, मुझसे मत पूछिए। नहीं, मैं कोई डिसाइड नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सामने सारे तथ्य रख रहा हूं केवल। और मैंने कोई एक बात इसमें से झूठ बोली हो तो बता दीजिए, कुछ इसमें से झूठ कहा हो। झूठ नहीं बोला। फिर तो अगर ऐसी चीजें होंगी किशोर जी तो सवाल पूछना पड़ेगा ना, और जब सवाल पूछेंगे तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार ये नहीं कह सकती ना कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं रख सकते। अरे किसने बोला? सरकार ने बोला। कभी सरकार ऐसी बोल सकती? सामना किसका है सर? रिपब्लिक है। सामना किसका है सर? अरे सामना शिवसेना का मुख्यमंत्री है। सरकार में 3 लोग हैं। सरकार ये वो 3 में से 2 तो आपको डिफेंड करने के लिए बैठने को तैयार नहीं होते। कांग्रेस, एनसीपी दोनों ने कह दिया शिवसेना का मामला है, उनसे पूछो, हम नहीं बैठेंगे इस डिबेट में। हमें क्यों जवाबदेही हो? हमने थोड़ी ना मारा जाके किसी को। ये बोलते हैं वो लोग। आप कह रहे हैं कि जवाबदेही 3 पार्टी की है, गुंडागर्दी आपके लोग करें, जवाबदेही कांग्रेस एनसीपी भी ले। अरे कानून अपना काम कर रहा है, कानून काम कर रहा है। कानून काम कर रहा होता किशोर जी तो वो धरना दे रही होती बेटी उनकी बैठ के कि आपने बेलेबल ऑफेंस बनाया उसको, जहां आंख फूट सकती थी, जान जा सकती थी एक बुजुर्ग आदमी की। आपकी उम्र के हैं वो? अरे भाई, अगर आपको लगता है तो राजनाथ सिंह इंस्ट्रक्ट करे। अभी सत्ता ये इमरजेंसी लगी है, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, आपको वो इंस्ट्रक्ट कर दे। ये तो पूरे सेंट्रल के नुमाइंदे हैं, मतलब आप इंस्ट्रक्ट कर देना कि भाई इनको इतना मार लगा है तो भी 302 लगा दो, 324 लगा दो। अरे कैसी बात कर रहे? 325 लगेगा तो बेल होगी। व्यावहारिक बात होनी चाहिए, व्यावहारिक बात। और व्यावहारिक बात यह है सर कि आपके लोग लगातार एक के बाद एक ऐसी चीजें कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार जिम्मेदारी से खड़ी होती, आपके नेता पलट के गालियां ना देने लगे होते, तो शायद केंद्र की सरकार को या बीजेपी को मौका ही नहीं मिलता कि वो उसमें टांग अड़ा सके अपनी। अगर आप कंगना को धमकी नहीं देते, वो कैसे टांग अड़ाते सुरक्षा देके? अगर आप इनको मारते नहीं, राजनाथ सिंह कैसे टांग अड़ाते उसमें फोन करके, अगर आपको लगता है वो टांग अड़ा रहे हैं और मामले को तूल दे रहे हैं तो? अरे रोहित जी, एक बात याद रखो, राजनीति, गंदी राजनीति खेल रही है बीजेपी, और आप तरीके सीनियर जर्नलिस्ट भी इसमें मुझ पे आरोप लगा रहे। सरकार तरीका काम करती है और राजकीय पक्ष तरीका काम करते, लेकिन केंद्र सरकार बीजेपी तरीका काम करे, यह अनुचित है ना। किशोर जी, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा, मैं आपकी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार पर आरोप लगा रहा हूं, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि 3 पार्टियों की जिम्मेदारी है, तो जो पाप भी होगा वो तीनों बांट के खाएंगे। लेकिन बाकी 2 लोग नहीं बांट रहे हैं सर आपके साथ पाप। कंगना के मामले में ना कांग्रेस ना एनसीपी दोनों आपके डिफेंस में नहीं खड़े हुए, दोनों ने दूरी बना ली। इस मामले में ना कांग्रेस ना एनसीपी दोनों आपके डिफेंस में नहीं खड़े हैं, दोनों ने हाथ पीछे खींच लिया है कि इनके पाप हैं, ये लोग भुगते हैं, हम नहीं भुगतेंगे। अरे आप ही डिसाइड कर लेंगे ये तो। सर मैं तो बता रहा हूं जो हो रहा है। आप मुझे किसी नेता का हवाला दो सर, जो नेता ने ऐसा कहा है। मैं बता रहा हूं, हम सब एक है, हम सब एक है। ये कहने से नहीं होता ना सर, ये कहने से नहीं होता। संबित पात्रा, अब जरा आपको लेके आ रहा हूं चर्चा में। कितनी जगहों पर ऐसे मामले हो जाते हैं जहां कोई पूर्व सैनिक निशाने पर आ जाता है? उनमें से कितनी बार रक्षा मंत्री फोन करके संवेदना जताते हैं, हालचाल पूछते हैं और बताते हैं कि आपको न्याय की गारंटी मैं देता हूं? देखिए रोहित जी, पहले तो मैं इससे पहले कि कुछ बोलूं, मैं वो कार्टून दिखाना चाहता हूं जिस कार्टून को आदरणीय मदन शर्मा जी ने फॉरवर्ड किया था व्हाट्सएप में, और जिसके कारण आज इनकी इस प्रकार से गंभीरता से पिटाई हुई है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये वो कार्टून है, आप देख सकते हैं। और मैं मदन जी के साथ खड़े होकर ये लोकतंत्र की दुहाई देता हूं, और लोकतंत्र को बचाने के लिए आप मेरा ट्विटर देख सकते हैं। मैं अभी ये ट्वीट कर रहा हूं कि ये कार्टून मैं भी ट्वीट कर रहा हूं, मैंने ट्वीट कर दिया है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपके व्यूअर्स हैं वो सभी लोग इस कार्टून को ट्वीट करें, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना हमें लोकतंत्र के साथ खड़ा होना है, हमें संविधान बचाना है। अगर इस कार्टून को ट्वीट करने के लिए मेरी आंख को लाल कर देंगे, मेरे को ऐसे मारा जाएगा कि मेरी जीवन भी निकल सकती है, मैं पूरे हिंदुस्तान को कहूंगा कि इस कार्टून में ऐसा कुछ नहीं है। आप याद करिए, बाला साहब ठाकरे, जिनकी संतान आज अपने आप को शिव सैनिक कह रही है, बाला साहब ठाकरे कार्टूनिस्ट थे। 1945 से 1960 तक लगभग वो कार्टूनिस्ट थे। मार्मिक में वो कार्टून बनाते थे, उससे पहले फ्री प्रेस जर्नल में वो कार्टून बनाते थे। कार्टूनिस्ट से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को बदला। और आज मैं इस कैंपेन को, आई स्टैंड विथ मदन शर्मा,
और हर हिंदुस्तानी इस कार्टून को ट्वीट करे, फेसबुक में डाले, इसको व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करे, ताकि ये जो लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र में, इस हत्या को हम रोक सके। नंबर 1। नंबर 2, यहां पर तिवारी जी बैठे हैं। तिवारी जी ने कहा मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे रहा हूं। अच्छा है, मैं स्वागत करता हूं कि कम से कम तिवारी जी ने एक परिपक्वता तो दिखाई, किंतु मुझे तिवारी जी एक आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, ये पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। हां, अगर संजय राउत आके कान पकड़ के माफी मांगते कि मुझसे गलती हो गई, मैंने हरामखोर कहा, मुझसे गलती हो गई, मैंने कंगना रनावत के पिता के ऊपर कहा कि अगर तुम्हारा बाप भी होगा तो बाप को लेकर आओ मुंबई में, फिर दिखाते हैं मुंबई क्या है। अगर संजय राउत कहते कि हां मेरे से गलती हो गई, मैं कान पकड़ता हूं, मैंने कहा था हम जबड़ा तोड़ देंगे, मेरे से गलती हो गई, मैंने सामना में लिखा उखाड़ दिया, मेरे से गलती हो गई, मैंने सामना में लिखा कि पानी के अंदर रह के मगर से बैर नहीं करते हैं, तो कुछ माना जा सकता था। नहीं, तिवारी जी, हंसने का विषय नहीं है। तिवारी जी, ये उंगली ऐसे ऐसे करके हंसने से कुछ नहीं होता है। तिवारी जी, आप लोग जिस प्रकार से डंडा ऐसे ऐसे करके उन लोगों के ऊपर डंडा बरसा रहे हो, मैं पूछता हूं महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? जुबान खोलने पर घर तोड़ा जा। एक सेकंड तिवारी जी, एक सेकंड, मैंने, आप अभी उंगली उठा के रखो, महाराष्ट्र में ये क्या, अभी उंगली उठा के रखो। नहीं, आप मुझे उल्टा सीधा कहते हो। आपको राजेश खन्ना नहीं कहा, अरे आपको राजेश खन्ना नहीं कहा है भैया, आप चलो, आपको राजेश खन्ना किसने कहा? मन में से खुशफहमी मत पाल, उल्टा देख रहे हैं। अरे वो मैंने संजय जी को कहा था, वो दूसरे प्रवक्ता हैं, उनको कहा था। आप इतना खुशफहमी में बड़ा राजेश खन्ना सोच रहे हैं, इतना हैंडसम नहीं हो राजेश खन्ना। अब बैठो, मेरी बात सुनो आप ध्यान से। महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? जुबान खोलने पर घर, ओफो भगवान, रोहित जी कहां से लाए हैं इसको? अब रुक जाइए, अब साहब रुक जाइए। महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? जुबान खोलने पर घर तोड़ रहे हैं। जुबान, तुम्हारा आईटी सेल मेरा मजाक उड़ाता है। सर आप मजाक उड़ाने लायक नहीं हो सर, आप प्लीज बैठ जाओ, आप नॉटी हो, बस आप मजाक उड़ाने लायक नहीं हो। अब देखो, तुम नॉटी बोलते हो ना, तो नॉटी डिबेट ऑफ द ईयर का अवार्ड तुमने जीता है। तो क्या हो गया? आप नॉटी हैं तो इसमें आप इतना बुरा क्यों मान रहे हैं? अब आप प्लीज मुझे विषय से भटकना नहीं है, मुझे आपसे उलझना भी नहीं है सर। आप मेरे बुजुर्ग हैं सर, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरे, अरे तुम मुझे हरामखोर बोलना चाहते हो, आपके तो और नॉटी बोलते हो। अच्छा, मतलब ये तो कमाल हो गया। ये तो आप ही के संजय राउत ने बताया था कि आप मतलब हराम, मेरे बेटे तरीके हो। हाँ, तुम है ना अभद्र भाषा। हाँ, तो बेटे जैसे है तो आप शांति से बैठो ना, बेटे को बोलने दो। तो क्यों? अच्छा, मैं नॉटी बोला तो आप हरामखोर समझ गए? ये तो बड़ा कमाल की बात है। अब आप शांति से बैठो, मतलब बहुत बुद्धिमान हो आप बुद्धिमान हो जो आप सही समझ गए, आप मुझे बोलने दिया जाए। तुम उस दिन से नॉटी बोल रहे ना। हाँ, और संजय राउत सरकार का हिस्सा नहीं है। संजय राउत सरकार रोहित भाई, जरा ये नॉटी स्पोक्स पर्सन की आवाज को कम कर दो प्लीज। संजय भाई, मैं इनसे ये पिता जैसे हैं, मैं इनसे उलझना नहीं चाहता हूं। मुझे विषय को रखने दिया जाए, गंभीरता के साथ रखने दिया जाए। और देखिए मैं 2-3 उदाहरण मैं बेटे को बोलने दो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं प्लीज बोल लूं, नहीं तो आप फिर मेरा जबड़ा भी तोड़ देंगे। कृपया करके 30 सेकंड में बात। रोहित जी, मैं दो तीन उदाहरण देता हूं जी, 2-3 उदाहरण देता हूं। देखिए, ये वही महाराष्ट्र है जिसमें दिसंबर, ये प्रवचन करते हैं। रोहित जी, मैं शांत बैठ जाता हूं। ये प्रवचन करते हैं। किशोर जी, प्रवचन वाले भी हैं हमारे पास, वो अभी कनेक्ट हुए हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनका प्रवचन भी सुनवाऊंगा अभी आपको। थोड़ा रुक तो प्रवचन वाले भी हैं, अभी रुक। प्रवचन वाले भी हैं हमारे पास, प्रवचन वाले भी हैं, और दूसरे तरीके से जिनको प्रवचन समझ में नहीं आता हो वैसे समझाने वाले जीडी बख्शी जी भी हैं हमारे साथ। दोनों की बात आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले आप दोनों की तो पूरी हो जाए कम से कम। प्लीज, आप दोनों का ही खत्म नहीं होने में आ रहा। मैं नहीं बोलूंगा। प्लीज, संबित पात्रा 30 सेकंड है, फिर जीडी बख्शी और प्रमोद कृष्णन साहब के पास जाओ। बोलिए जल्दी, संबित पात्रा। दिसंबर 2019 में हीरामणि तिवारी नामक व्यक्ति, उन्होंने भी इसी प्रकार से कुछ टिप्पणी की थी, और जो कि बिल्कुल दायरे के अंदर था और शेयर किया था। उनके बाल को मुंडवा दिया गया, उनको घर से बाहर घसीट करके उनका बाल काटा गया। आप याद करिए, दिसंबर 30, 2019 को इसी महाराष्ट्र में एक नालायक शब्द किसने लिखा था कि उद्धव ठाकरे जी नालायक सरकार चलाते हैं। सरकारी कर्मचारी है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, घर के बाहर घसीट करके उनकी पिटाई की गई।
26 मई 2020 में, अभी कुछ 2-3 महीने पहले, सतीश पिंपरे और विवेक पांडे नामक दो व्यक्ति, उन्होंने फेसबुक में कोरोना को लेकर महाराष्ट्र जिस प्रकार लड़ाई लड़ रही थी उसके खिलाफ लिखा, तो उनके दुकानों को पूरी तरह से तोड़ करके शिव सैनिकों ने धर दिया। समीर ठाकर नामक ट्विटर में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, बहुत सही टिप्पणियां वो ट्विटर में करते हैं और सजगता फैलाते हैं। समीर ठाकर ने आदित्य ठाकरे को बेबी पेंगुइन कहा। पेंगुइन कोई जहरीला प्राणी नहीं है, कोई नागिन या ऐसा नहीं है। पेंगुइन बहुत ही छोटा सा और क्यूट प्राणी है। वो पेंगुइन लिख दिया और पेंगुइन लिखने के कारण समीर ठाकर को बुक किया गया, उसके खिलाफ एफआईआर हो गई। और तो और आज मैं पुलिस अधिकारी को अभी सुन रहा था, पुलिस अधिकारी कह रहे थे कोरोना के कारण हमने बेल दे दिया। अरे कोरोना के कारण आपने यहां बेल दे दिया, 2 पत्रकारों को आपने जेल के अंदर सुनवाया 4 दिन से, अभी सुनवाया कोरोना नहीं है। पुलिस अधिकारी ने क्या कहा, हमने सुनवाया। लेकिन अब मेरा सवाल रवि जी ये है, मैं जीडी बख्शी के पास जाऊं उसके पहले आपको ला रहा हूं रवि श्रीवास्तव चर्चा में। सवाल यह है कि संबित पात्रा ने 2019 से लेके अब तक का तो सब गिना दिया, शिवसेना ने ऐसा किया, शिवसेना ने इसको मारा, शिवसेना ने इसके बाल काट दिए, शिवसेना ने इसको घर से बाहर निकाल के पीटा। उसके पहले जब बीजेपी से गठबंधन में थी शिवसेना, किसी को नहीं मारती थी क्या? हलवा पूड़ी लेके जाती थी, किसी की बात पसंद नहीं आती थी उसके हाथों, या गुलाब के फूल लेके जाती थी? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो किसी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं है। हिंसा बिल्कुल गलत है और खासतौर से पूर्व सैनिक के साथ तो बहुत ही गलत है। दूसरी बात यह है कि जो पकड़े गए उन्हें इतनी जल्दी जमानत मिल गई, ये भी एक जांच का विषय है। मैं समझता हूं सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जो मित्र मेरे कह रहे थे, इन्हें सारी बातें दिसंबर 2019 के बाद की याद आ रही हैं। जब ये नवंबर के महीने में सुबह 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस को फर्जी मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा रहे थे, तो उसके पहले जो 5 साल वो रहे उसमें इन्होंने क्या क्या कांड किए वो सारे के सारे अखबारों में छपे हुए हैं। और जिसकी ये चर्चा चाहेंगे वो मैं करके बता सकता हूँ। पर मेरा ये कहना है कि इस घटना का राजनीतिकरण करने का काम सिर्फ बीजेपी कर रही है, और राजनीतिकरण, और वो भी इस तरीके से कि हमें किस तरीके से पिछले 10 दिन से ये चल रहा है कि कैसे यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगे और सरकार हटा दी जाए। ये देश का रक्षा मंत्री एक व्यक्ति को मार लगने के व्यक्तिगत रूप से फोन कर रहा है। मैं पूछता हूँ आगे जितने भी कोई भी सैनिक है देश भर में, अगर किसी को भी कहीं मार या चोट लगे किसी घटना में, तो वो सीधा रक्षा मंत्री को संपर्क करे जा करके। ये क्या तरीका है? अच्छा, जानबूझ करके अमित शाह ने वाइस सिक्योरिटी दे दी एक उनको, और वो भी हम टैक्स पेयर के खर्चे पर। भाई तुम जाओ, हम यहाँ पे तुम्हें 11 आदमी साथ में तुम्हें लगा करके दे रहे हैं। क्या खतरा है उनकी जान को यहाँ पे? क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? रवि जी मेरा एक सवाल है आपसे। अवैध निर्माण का तोड़ दिया। नहीं रवि जी मेरा एक सवाल है आपसे। जान को खतरा हो गया। रवि जी, उनका घर नहीं था, ऑफिस था। रवि जी मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है। आपको बार बार इस बात से आपत्ति है कि कंगना को वाइस सिक्योरिटी क्यों दे दी? आपको इस बात से आपत्ति है कि रक्षा मंत्री ने फोन क्यों कर दिया? आप ये क्यों नहीं कहते कि सरकार अगर पहले इन चीजों पे ठीक स्टैंड ले लेती तो बाहर से किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना वहां से वाइस सिक्योरिटी देने की नौबत आती, ना रक्षा मंत्री फोन करते, अगर आपकी सरकार ही ठीक से कर रही होती चीजों को? तो रोहित जी, जो कल की घटना है उसमें जो व्यक्ति शामिल है, अगर व्यक्ति कोई गुंडागर्दी करता है या किसी के साथ मारपीट करता है तो इसका ठीकरा उसके अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का क्या मतलब है? हर पार्टी में गुंडे हैं, रवि जी, कौन सी पार्टी में नहीं है? रवि जी बैठे हुए हैं, रवि जी आप जहां बैठे हैं ना, सुनिए सर, आप जहां बैठे हैं रवि जी, उसे पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ने का रवि जी इत्तेफाक की बात है कि आप जब बैठे हैं, बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूट चुका है। इसके पहले अगर बैठते जब ये दोनों गठबंधन में थे, सर कहीं गौरक्षक के नाम पे कोई किसी को मारता था तो बैठ के प्रधानमंत्री से सवाल होता था ना। यहाँ आज उद्धव ठाकरे से सवाल हो रहा तो आप लोगों को बुरा लग रहा है। आप अखबार में भी लिख दे रहे हैं कि मारेंगे अगर यहाँ पे रह के बैर लोगे तो। आप ट्वीट करने पे मारने भी लग रहे हैं, किसी को घर भी तुड़वा दे रहे हैं उसका। अखबार कोई उद्धव ठाकरे जी का अखबार नहीं है, अखबार एक अलग प्राइवेट। रवि जी आप ये बातें उनको बताएं ना सर, जिनको कुछ समझ में नहीं आता तो चलो समझ में आ रहा है कि आप उसको बरगला लेंगे। आधी जनता देश की ये जानती है कि शिवसेना का अखबार है, जो शिवसेना चाहती है वो लिखते हैं। शिवसेना का मुखिया कौन है? कौन है सर? सर
आप क्या समझते हैं? क्या एडिटोरियल लिखते हैं? शिवसेना का मुखिया कौन है सर, ये बता दीजिए। अप्रूवल लेकर के आते हैं सर अप्रूवल नहीं लेता होगा, कम से कम मुखिया पूछते तो होंगे कि क्यों मेरी फजीहत करवा रहे हो, ऐसी बातें लिख के पूछते तो होंगे। कैसे लिख दिया, उखाड़ दिया? आपको क्या मालूम कि उनकी आपस में क्या चर्चा हो रही है? बताइए ना, आपको क्या? हमें नहीं मालूम तो आप बताइए। फिर आपको पता है तो बताइए। आपको अगर ये पता है कि चर्चा नहीं होती तो ये भी पता होगा कब कब हुई है। बताइए फिर कब हुई चर्चा। ये किशोर तिवारी जी बैठे हुए ये बताएंगे आपको, मैं उनका इंसाइडर तो नहीं हूं ना, मुझे क्या मालूम। आपने शुरू तो ऐसे किया जैसे सब आप ही जानते हैं, आपत्ति दर्ज करना शुरू तो आपने ऐसे किया जैसे सब आप ही जानते हैं। संबित जी आपत्ति दर्ज कीजिएगा। उसके पहले जीडी बख्शी साहब से मैं एक चीज पूछ रहा हूं। जीडी बख्शी साहब, रक्षा मंत्री अगर फोन कर ले रहा है एक पूर्व सैनिक को, जिसकी खबर पिछले 1.5 दिन से लगातार टीवी पर चल रही है, उसकी तस्वीरें दिख रही हैं, उसका परिवार आके बैठ रहा है, रक्षा मंत्री अगर उसे फोन करके पूछ रहा है कि आपका क्या हाल है, तो क्या वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है? देखिए साहब, अगर वो नहीं करते तो हमें लगता कि किसी को कोई 2 टके की परवाह नहीं है। ये एक बेचारा बुजुर्ग फौजी, एक सैनिक पिटे और किसी को 2 टके की परवाह नहीं। देखिए साहब, हमको खासकर चोट इसलिए लगी है कि शिवसेना अपने आप को एक बहुत देशभक्त पार्टी के रूप में दर्शाती थी और हमेशा हमको जहां तक याद है, जब भी सैनिकों के विषय पे कोई ह्यूमन राइट्स की बात हो, कोई ऐसी बात हो, तो हमेशा ये सेना को सपोर्ट करते थे, एग्रेसिव स्टांस लेते थे। इसलिए हमको ज्यादा ये बात चुभी है कि एक बेचारे बूढ़े नौसैनिक की पूरी तरह से पिटाई की गई है, आंखें लाल है, मुंह सूजा हुआ है, एक बूढ़े को तुमने मारा है। और उसके ऊपर हमको उम्मीद थी कि एकदम निर्देश ऊपर से आएगा कि ये बकवास बंद करो, इनमें फौजियों को मत लाओ। शायद आपके फौजी आजकल बहुत महरूम है चीन के बॉर्डर पे, अब तो आप हमें छोड़ सकते हैं ना साहब। हमें बीच में लाने की क्या जरूरत है? हमें बीच में लाने की क्या जरूरत है? मेरे को देखिए, मेरे भी बाल सफेद हैं, जितने भीम मेरे शायद घूम रहे हैं शायद ही किसी के घूम रहे होंगे साहब। लेकिन साहब, हम एक प्रजातंत्र में है, ये चीन नहीं। अब वाकई एक बुजुर्ग के तौर पर मुझे फिक्र हो रही है कि हमारा प्रजातंत्र कहां जा रहा है। देखिए, आप ऑपोजिशन में हैं, आपका एक और अलग जो है रोल होता है, टू गेन अटेंशन, पब्लिक अटेंशन। बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें पार्टियां करती हैं। इस वक्त एक बुजुर्ग और एक वेटरन के तौर पे मैं केवल आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप सत्ता पक्ष में हैं। जिम्मेवारी कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने की, जो कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको अधिकार देता है आलोचना करने की, आपको भी मुझे भी हर किसी को अधिकार देता है आलोचना की। और अगर कोई प्रजातंत्र में आलोचना करे तो सरकार अगर उसका घर तोड़ दे, उसका मुंह तोड़ दे, तो साहब हम कहां जा रहे हैं? शी जिनपिंग की चीन, और फिर हमें क्या फर्क रह गया साहब? मैं सिर्फ आपसे इतना सवाल कर रहा हूं। और मुझे खासकर ये बात चुभी है, कई बारी मैं डिबेट्स पे आया हूं, जबकि बीजेपी के लोग थे, शिवसेना के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, हमेशा शिवसेना ने हमारी सशस्त्र सेनाओं का सहयोग दिया। इसलिए ये बात ज्यादा चुभी। अब ठीक है साहब, हो गया, आपके कुछ लोगों ने जो है इनडिसिप्लिन दिखाया, आपकी अनुशासित पार्टी है। मुझे पक्का यकीन है कि ये सारा तमाशा खत्म हो सकता था अगर उद्धव ठाकरे साहब अगले दिन बयान देते ये बिल्कुल गलत है और मैं निर्देश देता हूं कि इस तरह की कोई हरकत भूतपूर्व सैनिकों के साथ नहीं की जाएगी। बात ही खत्म। आप ये दूसरे खेमे में बात जाने ही नहीं देते। लेकिन जो एक के बाद एक साहब जो चीजें हो रही हैं, उससे हम आम भारतीयों को लग रहा है साहब कि हमारी 2 टके की हैसियत नहीं है। ठीक, हम फौजियों को लग रहा है साहब हमारी 2 टके की हैसियत नहीं है। आज हम कोई बीम उठाएं तो कोई हमारा जाबड़ तोड़ देगा, आज मैं सरकार के खिलाफ बात करूं तो मेरा घर तोड़ देगा। साहब ये मेरे ख्याल ठीक नहीं है। आपको यू नीड टू लुक विद इट। ये एक बूढ़े सैनिक की आपको सलाह है। ओके, आप किधर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ये आपका काम। ओके, लेकिन यू नीड, आपको अंदर झांकने की जरूरत आज है। ठीक, प्रमोद कृष्णम जी आपके पास हूं। उसके पहले मदन शर्मा जी के बेटे आज तक पर थे, अब से कुछ मिनट पहले आज तक ने उनसे बात की थी। जरा उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनाते हैं प्रमोद जी,
और संगीत रागी, फटाफट उसके बाद आपसे कमेंट लेते हैं, सुनते हैं उनके बेटे ने क्या कहा। मुंबई में रिटायर्ड नेवी ऑफिसर मदन शर्मा की शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी थी। ये मामला काफी बढ़ गया है। उनके बच्चे अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सनी शर्मा मौजूद हैं, जो कि रिटायर्ड नेवी ऑफिसर मदन शर्मा जी के बेटे हैं। सनी, क्या डिमांड है आपकी, क्या मांग कर रहे हैं आप? हमें मांग है कि जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। जो भी दोषी हैं इस वाकये के, उन लोगों को सजा मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि पुलिस पकड़ के लेके गए, जेल में लगाए एंड उनको नेक्स्ट डे वो लोग छोड़ दिए एंड फिर से वो लोग वही काम करेंगे। कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को कि वापस से वाकया किसी और के साथ भी नहीं हो, ये होना चाहिए। और जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ कि मुंबई में, महाराष्ट्र में जो अभी चल रही है, अभी फिलहाल जैसे कोई भी अपना आवाज उठाता है, कोई एक व्यू रखता है अपने लिए, एक व्यू रखता है, तो उसका जाकर के घर डेमोलिश हो जाता है, उसको जाकर के आदमी मारपीट कर लेता है, उसको जान का खतरा हो जाता है। तो जान का खतरा जो महाराष्ट्र में, मुंबई में जो आदमी है, वो ऐसे सरकार क्यों चुनेगा जो सरकार पीपल के जान के पीछे पड़ जाए? सनी, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि तो सुना आपने सनी को, जो उनके बेटे हैं मदन शर्मा जी के, वो आज तक पर थे, उनसे हमने बात की थी, सईद अंसारी ने बात की थी। प्रमोद कृष्णम जी, आप तो सहिष्णुता वाली पार्टी कहते हैं अपने आप को, और आपकी मौजूदगी में, आपकी पार्टी के साथ रहते हुए यह हो रहा है। आचार्य जी, आवाज आ रही मेरी? प्रमोद जी, नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक से नहीं सुन पा रहे। संबित पात्रा बोले, फिर संगीत राग के पास चले। बोले संबित पात्रा, किशोर तिवारी और संबित पात्रा बोलेंगे। देखिए, मैं एक आपत्ति दर्ज करने वाला था, वैसे तो हाँ, मैं एक आपत्ति दर्ज करने वाला था, जल्दी ही करूंगा। वैसे जनरल बख्शी ने उस विषय को लेकर कहा है। हाँ। देखिए, अभी रवि श्रीवास्तव जी ने कहा एक व्यक्ति को चोट लग जाएगा तो क्या रक्षा मंत्री फोन कर देंगे? देखिए, कितनी अद्भुत बात है। इस रवि श्रीवास्तव जी ने यह नहीं कहा कि एक वेटरन को मारा गया। मैं इस विषय पर कोई डिबेट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि यह डिबेटेबल विषय नहीं है, इसका फॉर या अगेंस्ट नहीं है, हर कोई इसके अगेंस्ट होना चाहिए। मगर राजनाथ जी ने फोन कर दिया, ये इनको आपत्ति है। दूसरी बात, इन्होंने कहा Y+ सिक्योरिटी क्यों दे दिया कंगना रनौत को? आप सोचिए जरा, अगर एक वेटरन के साथ ये कर सकते हैं, कंगना रनौत जब महाराष्ट्र में उतरती तो एयरपोर्ट में एक महिला के साथ ये शिव सैनिक, ये गुंडे क्या करते आप सोचिए, सोच के आपका दिल दहल जाएगा। मैं तो शुक्रिया करता हूं केंद्र सरकार का कि एक महिला के आबरू को, एक महिला को प्रोटेक्शन दिया गया। अरे शांत रहिए। ये रवि श्रीवास्तव से ज्यादा नॉटी कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आप जरा शांत रहिए, आपके बीच में मैं बोल नहीं रहा था। रोहित जी, गड़बड़ यही होती है, ये लोग सबके बीच में बोलते हैं। मैं शांत से अपने टर्न का वेट कर रहा हूँ और मेरे टर्न में भी ये लोग बोलते हैं। मैं दोनों को रोक रहा हूँ, लेकिन एक चीज और कह रहा हूँ साथ में। एक सेकेंड, रवि जी, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, ये क्या होता है? जब मैं आपके पास आया, रवि जी, जब मैं आपके पास आया तो आपके पास पूरा मौका था कि आप एक एक करके सारे उदाहरण गिना देते, लेकिन आपने कहा कहेंगे तो मैं भी अखबार पढ़ के सुना सकता हूं। तो क्यों नहीं सुनाया उस वक्त, जो अब आपको याद आ रहा है? और संबित जी, आपसे मैं बार बार कह रहा हूं एक बात, एक सेकंड रवि जी, एक सेकंड रवि जी, एक सेकंड बस। संबित जी, आपसे भी कह रहा हूं, बार बार सब बोलना, अपने से उम्र दराज लोगों को, ये जानते हुए कि आपसे उम्र में कहीं ज्यादा है, बार बार नॉटी कहना बंद कीजिए। तब जबकि आपसे कह चुके अभी किशोर तिवारी जी कि आप नॉटी कहकर उनको वो गाली देना चाहते हैं जो संजय राउत ने कंगना रनौत को दी थी। चलिए, ये अच्छा नहीं लगता। आप सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं संबित पात्रा जी, आपका और कुछ नहीं, उम्र का लिहाज कर लीजिए कम से कम उनकी। नहीं रोहित जी, बिल्कुल नहीं। मैं संजय राउत को भी नॉटी कहूंगा, क्यों नहीं कहूंगा? आप एक महिला को हरामखोर बोल देंगे और हरामखोर को इक्वल टू नॉटी बोल के बच के चले जाएंगे, और आप यहां उम्र के बारे में बोल रहे हैं। उम्र से छोटे व्यक्ति को भी हरामखोर बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। सुन लीजिए कान खोल के, जब तक ये लोग माफी नहीं मांगेंगे इनको नॉटी बोला जाएगा। और इनकी आवाज अभी कम रखिए, मैंने
रोहित जी फिर कंट्रोल करिए। रोहित जी, इनको मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपने मेरे से सवाल पूछा, आप मुझे जवाब देने दिया जाए। ये नॉन स्टॉप चिल्लाएंगे। और रोहित जी, मैं यहाँ पे सबको बोल रहा हूँ, व्यूअर्स को भी बोल रहा हूँ, हमें इन लोगों को तब तक नॉटी बोलना है तब तक ये लोग अपोलोजाइज नहीं कर ले। इनको क्या लगता है किसी भी महिला को कुछ भी बोल के जबड़ा तोड़ देंगे, तू हरामखोर है, तू पानी में रह के मगर से बैर करती है, तू यहाँ आके दिखा, और ये माफी तक नहीं मांगेंगे। और आप यहाँ बोल रहे हैं कि मैं इनको नॉटी नहीं कहूं। मैं 1001 बार इन लोगों को नॉटी कहूंगा, नॉटी 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 नॉटी, और आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ये मजाक नहीं है कि आप नहीं रवि जी, आप किसकी रक्षा कर रहे हैं? आप किसकी रक्षा कर रहे हैं? आप दाऊद इब्राहिम की रक्षा करते हैं, आप रक्षा करते हैं याकूब मेमन की, आप बुरहान वानी की रक्षा करते हैं, आप खड़े हो जाते हैं यहाँ पर शिवसेना के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आता है आप किस प्रकार के मनुष्य हैं। आप नॉटीएस्ट में से नॉटीएस्ट आदमी है, मैं बता रहा हूं। हर खराब चीज के लिए आप रक्षक बन के खड़े होते हैं। मुझे आपसे लड़ना नहीं है। और अरे देखिए, एक बार अच्छा, एक सेकंड हो गया रवि जी, दोनों बोल लिए आप लोग। कैसे बताओ, आप दोनों बोल लिए आप लोग। मैं जाऊं संगीत रागी के पास, या आप लोग नहीं लड़ना है, क्या भी लड़ते ही रहना। बोल नहीं पाता हूं, मेरे बीच में सब लोग बोल। संबित जी 30 सेकंड लीजिए। संगीत रागी आपके पास आ रहा हूं। संबित जी 30 सेकंड लीजिए। देखिए रोहित जी, यहां पर कहा गया सामना में अगर कुछ हेडलाइन छपता है तो उसके लिए उद्धव ठाकरे जिम्मेदार नहीं है। उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो दायी नहीं है। यहां पर अगर ट्विटर में प्रधानमंत्री किसी को फॉलो करते हैं और वो कुछ गड़बड़ी करता है तब प्रधानमंत्री रेस्पॉन्सिबल है, मगर सामना में उखाड़ दिया लिखा हुआ है, पानी में बैर लिखा हुआ है, जबड़ा तोड़ दिया लिखा हुआ है, तो उसके लिए शिवसेना जिम्मेदार नहीं है। ये सामना क्या मंगल ग्रह में छपता है? ओके ओके रवि जी बोलिए। संगीत रागी आ रहा हूं। रवि जी बोलिए, फटाफट बोलिए। रवि जी बीच में बोलते हैं, नहीं सुनाई देता। अब जब कह रहा हूं बोलिए तब बोलेंगे नहीं, तब आपकी बात खत्म हो गई। बोलिए। हाँ बोलिए। गुंडों को फॉलो करना एक बात होती है, अखबार में क्या छपा है वो अलग बात होती है। दो बातों को बोलिए मत। सही है सर, अखबार आपकी पार्टी के नाम से निकल रहा है। पार्टी का मुखिया मुख्यमंत्री भी है, लेकिन पार्टी का मुखिया मुख्यमंत्री अलग है, पार्टी का मुखिया अलग है। इसलिए पार्टी का अखबार अगर किसी को कुछ भी लिख दे रहा है तो मुख्यमंत्री से सवाल ना पूछो, तो पार्टी के मुखिया से पूछ ले। पार्टी के मुखिया से पूछ ले, वो तो जवाब देंगे कि नहीं देंगे। संगीत रागी ये कह के कि पार्टी के मुखिया अलग है, वही आदमी मुख्यमंत्री अलग है, इसलिए पार्टी का मुखपत्र कुछ लिख रहा है तो पार्टी के मुखिया के तौर पे भी सवाल ना पूछो, मुख्यमंत्री के तौर पे भी सवाल ना पूछो, और इनसे तो पूछो ही मत। देखिए रोहित जी, शिवसेना के प्रमुख के बिना सहमति के ये ऐसी चीजें घटना घट नहीं सकती है। दूसरी बात, शिवसेना जो है उसको उसके बारे में कहा जाता है कि कुछ चीजें होती हैं वो स्वयं सिद्ध प्रमेय है, उसको आपको सत्यापित करने की जरूर आवश्यकता नहीं है। एक गुंडा और एक्सटॉर्शनिस्ट पार्टी के तौर पर ही मुंबई के अंदर लोग शिवसेना को जानते हैं, इसको कहीं अधिक सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 1.5 साल तीसरी बात, पिछले 1.5 साल से नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ ठीक कह रहे हैं। उसके पहले तो आप लोग साथ बैठते थे। हाँ रोहित जी, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। उसके पहले तो शिव सैनिक स्वयंसेवक भी माने जाते थे, अब गुंडे हो गए। सुन लीजिए रोहित जी सुन रहा हूं सर। डिपेंड करता है, इसीलिए कहा जाता है रोहित जी की संगति का बड़ा असर पड़ता है। अच्छा, यदि हाइड्रोजन क्लोराइड से मिलता है तो HCl बन जाता है, वो तेजाब बन जाता है, और यदि वो NaCl होता है, यदि वो सोडियम से मिलता है तो वही नमक होता है जिसे हम खाते हैं। तो गंगा की संगति में नाले भी गंगा बन जाते हैं, और जो है यदि ये शुरू से ही ये ऐसी पार्टी थी, आज भी है, जिसके छींटे भारतीय जनता पार्टी पर भी पड़ती थी, इसमें कोई दो राय नहीं था। आप देखिए कि महाराष्ट्रियन पॉलिटिक्स से संगति में आकर के शिवसेना को एक राष्ट्रभक्त पार्टी बनाया गया था, क्योंकि शिवसेना पहले भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आने से पहले वो महाराष्ट्रीय मानूस की ही बात करती थी, और बाकी सारे लोग उसके लिए दुश्मन के तौर पर ही इसी रूप में शिवसेना खड़ी हुई। लेकिन बाद में उसी शिवसेना का भारतीयकरण हुआ, जो शिवसेना हिंदुओं के बारे में बात करनी शुरू कर दी थी। लेकिन आज शिवसेना जो है, छोटी कर लीजिए ना, सुन लीजिए रागी जी, आजकल फिर से शिवसेना उन्हीं लोगों की संगति में आ गई है जो लोग हिंदुओं से घृणा करते हैं। अरे कम से कम देशभक्त वेटरनों को तो छोड़ दो भाई, किसी को तो छोड़ दो। यदि गाली के आधार पर, नॉटीनेस के आधार पर यदि आप
हमें अपराधी घोषित करते हैं, तो मैं तो 1000 बार कहूंगा कि उद्धव ठाकरे नौटी हैं, उद्धव ठाकरे नौटी हैं। अब मेरे अनुसार तो नौटी है वो। अब उनको किसी को कोई उसका अनुवाद करता है कि इसका हरामखोर मतलब होता है, तो वो करके हमारे ऊपर केस कर दे। मैं तो कहूंगा कि पूरी देश की जनता उद्धव ठाकरे को नौटी बोले, क्योंकि एक वेटरन की पिटाई हो जाती है, शिव सैनिक पिट देते हैं और उनको 24 घंटे के अंदर थाने से बेल हो जाता है। इससे ज्यादा सत्ता की निर्लज्जता कुछ हो सकती है क्या? ठीक है, और ओके। उद्धव ठाकरे की जुबान से ये होती है। ओके, रवि जी जवाब देना चाहते हैं, हालांकि मैं जवाब किशोर जी से लेना चाहता हूं, पर रवि जी आप बोले, फिर किशोर जी और आचार्य जी शायद कनेक्ट हो गए। हाँ बोलिए, एक लाइन। हाँ बोलिए, एक लाइन। संगीत रागी जी, महबूबा मुफ्ती और पीडीपी ने गुंडागर्दी क्या 2.5 साल में आपके साथ रहकर सीखी थी या उन्हें पहले से आती थी? इसका भी जवाब दे दीजिए। हाँ, ये जान लीजिए, इसका उत्तर आपको मिल गया कि 5 अगस्त 2019 को इसका उत्तर मिल गया कि वो क्यों साथ गई थी। एक सेकंड, जब तक आप तंत्र को अंदर से नहीं जान महाराष्ट्र लेंगे, आते, महाराष्ट्र आते हैं। एक निकल गया 5 अगस्त किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी 2019 को। किशोर तिवारी जी, आपको लगता है कि आज जिस बात पे आपको खुद बुरा लगा, मुझे भी बुरा लग रहा है, जो ये बार बार आपको नौटी कह के बुलाते हैं संबित पात्रा, आज अगर कोई बार बार आपको, उद्धव ठाकरे को, संजय राउत को, ठाकरे परिवार को नौटी 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 कह के बुला रहा है, उसके लिए संजय राउत जिम्मेदार है, मानते हैं आप किशोर तिवारी जी? और आपको लगता है कि अगर उन्होंने शर्मिंदगी जाहिर कर दी होती अपनी शब्दावली पे, तो शायद यह मामला यह शक्ल नहीं लेता कि ये लोग आज यहां टीवी पर बैठकर छाती ठोक के कहते कि देश का हर आदमी इनको नौटी बुलाए? देखो, मैं किसी के जबान पे कंट्रोल तो नहीं कर सकता। आपने संदीप जी को कहा कि आप मत बोलिए, उसके बाद मैं 1000 बार बोलूंगा बोला, तो ये लोग भी उसी रास्ते पे चल रहे जो चलना नहीं चाहिए वो। लेकिन मैं एक बात रोहित जी करूंगा, रास्ते पे संजय राउत चल रहे, उसी रास्ते पे हम भी चल रहे हैं। अच्छा, अरे नहीं, तुम्हारे बारे, एक बार मुझे बोलने दो ना। रिटायर्ड मेजर जनरल आपका फ्लो खराब है, मुझे पता है। साहब ने जो कुछ कहा है, रिटायर्ड मेजर जनरल जेडी बख्शी साहब ने जो संवेदना दी है, उससे मैं पूरा सहमत हूं। और मैं यहां बोलता हूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पूरे जो माजी सैनिक संघ से बात करेंगे और अपनी संवेदना रखेंगे, हमें सैनिकों का पूरा सम्मान करेंगे। और जीडी बख्शी साहब, आपकी वेदनाओं के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन ये चिल्ली मिल्ली वाली बहस से दूर जाकर मैं बोलता हूं कि सरकार की ऐसी कोई लाइन नहीं है, ऐसी कोई मंशा नहीं है। ये तो बीजेपी में भी होता है, बीजेपी के भी लोग कर देते हैं। और क्या इसकी जवाबदारी अमित शाह जी लेते हैं? रक्षा मंत्री फोन कर सकते हैं अगर एक रक्षा मंत्री अगर फोन कर सकते हैं उनको, ऐसी बातें उद्धव ठाकरे जी से फोन करवा दीजिए ना, एक करा देंगे ना, एक फोन कराइए, संवेदना जता दीजिए कम से कम उनको कि भाई हाँ हम हैं, हम उनके साथ हैं। मैंने बोल दिया ना, मैं भी तो, मुझे भी तो बुरा लगा। आपने तो ये भी बोला था संजय राउत ने गलत बोला, संजय राउत ने माफी थोड़ी ना मांग ली। उद्धव ठाकरे, आपने तो तिवारी जी ये भी बोला था कि संजय राउत ने गलत बोला। संजय सामना का मुख्य संपादक जो है उद्धव ठाकरे के परिवार के सदस्य हैं। ओके, संगीत रागी जी आप बताइए ना, का नाम सुना है आपने? तिवारी जी। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा आवाज कम करा। हाँ तिवारी जी बोलिए ना, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि तुम सामना को लेके विषय मत बनाइए, और गृह मंत्री तो जाना चाहिए। सामना आप कहते हैं कि शिवसेना का मुखपत्र है, मुखपत्र का मतलब आपको मालूम होता क्या है? पार्टी का वो मैंडेट भाई, ये एजेंडा लेके आए, संपादकीय उसका मैंडेट बोलता है, वो पार्टी का मैंडेट होता है। मुखपत्र का मतलब मालूम होता है आपको क्या होता है? इनको भाषा की विनम्रता सिखाइए ना, इनको भाषा की विनम्रता सिखाइए। क्यों ऐसा बोलते हो? एक बात जाते हैं, अभी संजय राउत से भाषा की विनम्रता सीख के आते हैं। वो आम जनता को मारते पीटते रहते हैं, गुंडागर्दी करते रहते हैं। प्रमोद कृष्ण आ गए हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कोई गृह मंत्री बड़ी चर्चा थी प्रवचन की और प्रवचन ही नहीं हो पाया। एक सेकंड रुकिए, और एक्शन ले ली गई है। राजनीतिक प्रवचन आप सुनवाता हूँ कैसा होता है। आप साधुओं को मरवा आचार्य प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम डालते हैं, अगर आप पर कौन विश्वास करेगा? अगर शिव सैनिक कुछ करेंगे तो क्या उद्धव ठाकरे उसकी जिम्मेदारी से बच जाएंगे? संजय राउत गाली देंगे तो उसके छींटे क्या उद्धव ठाकरे पर नहीं आएंगे?
हाँ, देखिए रोहित जी, एक तो किसी भी तरह की हिंसा इस देश में उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह है, किसी पे भी हमला करना एकदम अपराध है, और वो भी पूर्व सैनिक पर हमला करना ये सिर्फ सैनिक का काम नहीं हो सकता, ये गुंडों का काम है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जनरल बख्शी की पीड़ा और वेदना को सुन रहा था, मैं उनसे 100% सहमत हूँ। लेकिन एक आग्रह करना चाहता हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ संबित पात्रा जी से कि एक तो जब शिवसेना बीजेपी के साथ है तो वो देवता है, संस्कारवान है, और जब कांग्रेस के साथ है तो वो गुंडों की पार्टी है, उत्पाती है, उपद्रवी है। शिवसेना जब बीजेपी के साथ है तो उद्धव ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट हैं, और जब शिवसेना जो है कांग्रेस के साथ है तो उद्धव ठाकरे बाबर हो जाते हैं, नादिर शाह हो जाते हैं, चंगेज खां हो जाते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, स्वामी अग्निवेश जी 80 साल के सन्यासी जिनका कल देहावसान हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की अंतिम यात्रा में उन पर हमला किया गया था और उसमें भाजपा के समर्थित लोगों ने किया था। क्या उसके लिए कभी अमित शाह जी ने या बीजेपी के नेतृत्व ने माफी मांगी? झारखंड में स्वामी अग्निवेश जी को बीजेपी की सरकार थी, गिरा गिरा के मारा गया। पूरी दुनिया के चैनल्स पे इस खबर चली थी। क्या माफी मांगी? क्या माफी मांगी? मैं ये कह रहा हूँ, मांगने की कोई जरूरत नहीं है रोहित जी, मैं ये कह रहा हूँ, रोहित जी, मैं ये कह रहा हूँ रोहित जी, मैं जस्टिफाइड किसी हिंसा को नहीं कर रहा। मैं आपके सामने दोनों बात रख रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, जिन शिव सैनिकों ने मदन शर्मा जी के ऊपर हमला किया है, जिन शिव सैनिकों ने मदन शर्मा जी के ऊपर हमला किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं। लेकिन चलिए सर, समय समाप्त हो गया। जवाब मैं संबित पात्रा से लेना चाहता था आपकी बात का, लेकिन समय इजाजत दे नहीं रहा। पर यह बात बार बार आ रही है। हालांकि किशोर तिवारी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि मैं माफी मांगता हूं, साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे फोन करके बात करेंगे। लेकिन अगर यह फोन पहले चला गया होता तो शायद शिवसेना को यह कहने का मौका नहीं मिलता कि रक्षा मंत्री क्यों फोन कर रहे हैं, बीजेपी क्यों नारा लगा रही है, क्यों इस मामले का राजनीतिकरण किया जाए।